नमस्कार। इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो है तो बहुत बुनियादी लेकिन बेहद दिलचस्प। पौधों में श्वसन यानी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बाहर से देखने पर पौधे बिल्कुल शांत लगते हैं, है ना? लेकिन उनके अंदर जीवन की एक खामोश प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो चलिए आज इसी प्रक्रिया की हर एक परत को खोलकर समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए एक बहुत बड़ी और आम गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। हम सबको बचपन से यही पढ़ाया गया है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सही बात है, लेकिन वो प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस है जो असल में उनका खाना बनाने का तरीका है। जब बात श्वसन या सांस लेने की आती है ना, तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। जी हाँ, श्वसन की क्रिया में पौधे भी हमारी और आपकी तरह ही ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। और सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ा बुनियादी तथ्य है जिस पर हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण टिका हुआ है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, ये दोनों बिल्कुल अलग क्रियाएं हैं। श्वसन में पौधे भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। अक्सर लोग इस वैज्ञानिक सच को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर हमें पौधों की असली कार्यप्रणाली को समझना है तो इस अंतर को दिमाग में एकदम साफ रखना हमारी सबसे पहली जरूरत है। तो आज के हमारे इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? बहुत ही सीधा सा एजेंडा है हमारा। सबसे पहले हम श्वसन के सबसे बड़े सच को जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि पत्तियों के माध्यम से श्वसन कैसे होता है। उसके बाद हम तनों और जड़ों में श्वसन की बात करेंगे। फिर बारी आएगी गैसों की विसरण और परिवहन की। और आखिर में हम समझेंगे पौधों की इस धीमी और स्वतंत्र जीवन प्रक्रिया को। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, श्वसन का सबसे बड़ा सच। जरा इस पौधे की पूरी संरचना पर गौर कीजिए। आप देख सकते हैं कि लाल तीर ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हुए दिखा रहे हैं और नीले तीर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हुए। गौर करने वाली बात यह है कि पौधे में सांस लेने के लिए इंसानों की तरह कोई एक खास अंग नहीं है, जैसे हमारे पास फेफड़े होते हैं, बल्कि पौधे का पूरा शरीर ही इस जीवनदायी गैस एक्सचेंज की प्रक्रिया में लगातार लगा हुआ है। आप पूरे पौधे से अपना ध्यान थोड़ा ऊपर की तरफ लाते हैं, यानी हमारे दूसरे भाग पर, पत्तियों के माध्यम से श्वसन। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शब्द सामने आता है, रंध्र। इसे अंग्रेजी में हम स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा असल में पत्तियों की सतह पर मौजूद बेहद छोटे-छोटे माइक्रोस्कोपिक छिद्र होते हैं और इनका मुख्य काम यही है, पर्यावरण और पौधे के बीच गैसों का सही तरीके से आदान प्रदान करवाना। अगर हम पत्ती के इस जूम किए गए हिस्से को ध्यान से देखें तो इसकी सेलुलर संरचना पूरी कहानी बयां कर देती है। आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह ऑक्सीजन इन स्टोमाटा के जरिए पत्ती के अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ठीक उसी रास्ते से बाहर आ रही है। मतलब पत्तियां हवा से सीधे तौर पर इन्हीं छोटे-छोटे रंध्रों के सहारे सांस लेती हैं। है ना कमाल की बात? पत्तियों की इस संरचना को समझने के बाद चलिए अब हम तने से होते हुए सीधे जमीन के नीचे चलते हैं। हमारा तीसरा भाग, तनों और जड़ों में श्वसन। पौधे के डिजाइन की एक सबसे अद्भुत बात जानते हैं क्या है? इनका हर हिस्सा सांस लेने के लिए किसी एक ही अंग पर निर्भर नहीं है। पत्तियों में जहां रंध्र या स्टोमेटा होते हैं, वहीं तनों में वात्र रंध्र यानी लेंटिसेल्स होते हैं और जड़ों में मूल रोम यानी रूट हेयर्स होते हैं। ये साफ दिखाता है कि पौधे के अलग-अलग हिस्से सांस लेने के लिए पूरी तरह से अलग-अलग संरचनाओं का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा तने की इस सख्त छाल पर ध्यान दीजिए। इसके इस जूम किए गए हिस्से में आपको छोटे-छोटे उभार दिखाई देंगे। इन्हें ही वातरंध्र या लेंटिसेल कहा जाता है। पत्तियां तो चलिए कोमल होती हैं, लेकिन तने का ये जो लकड़ी वाला सख्त हिस्सा है ना, वो इन्हीं लेंटिसेल्स के जरिए पर्यावरण से सीधे ऑक्सीजन खींचता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। अब तने से और नीचे जमीन के गहरे अंधेरे में मौजूद जड़ों की बात करते हैं। जड़ों के इन सबसे बाहरी हिस्सों को मूल रोम या रूट हेयर कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी के अंदर हवा कहां से आई? तो मिट्टी के कणों के बीच जो थोड़ी सी हवा फंसी रह जाती है ना, ये मूल रोम उसी हवा का इस्तेमाल करते हैं और गैसों के आदान प्रदान की ठीक वही प्रक्रिया पूरी करते हैं जो पत्तियां और तने बाहर कर रहे थे। तो अगर हम इस पूरी श्वसन यात्रा को समेटें तो ये 3 बिल्कुल साफ चरणों में बटी हुई है। सबसे ऊपर पत्तियां स्टोमेटा के जरिए सांस ले रही हैं,
बीच में तने लेंटिसेल्स के जरिए अपना काम कर रहे हैं और सबसे नीचे जड़ें रूट हेयर्स के जरिए। ये साबित करता है कि पौधे का हर एक हिस्सा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपने लिए खुद सांस लेता है। खैर, अब तक हमने ये तो जान लिया कि श्वसन पौधे के किन किन हिस्सों में होता है, लेकिन अब बारी है ये समझने की कि आखिर ये स्थानीय श्वसन वास्तव में काम कैसे करता है। हमारा चौथा भाग, गैसों का विसरण और परिवहन। इस पूरी प्रक्रिया को चलाने वाला जो एक अदृश्य और शांत इंजन है, उसे कहते हैं विसरण। अंग्रेजी में इसे डिफ्यूजन कहा जाता है। यह असल में वो भौतिक तरीका है जिससे पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ज़्यादा सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गैसों का बहना, और यही वो खामोश बहाव है जो पूरे पौधे को जीवित रखता है। आपको पता है, जानवरों और पौधों के बीच शायद सबसे बड़ा शारीरिक अंतर इसी ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन का है। जरा सोचिए, हमारे शरीर में खून फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पैर के अंगूठे तक पहुंचाता है, लेकिन पौधों के पास गैसों के परिवहन के लिए ऐसा कोई नेटवर्क नहीं होता। जी हां, ऑक्सीजन एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सफर नहीं करती। पौधे का हर एक भाग, चाहे वो जड़ हो, तना हो या पत्ती, अपनी जरूरत के हिसाब से अपना गैस विनिमय खुद करता है। और इसी एक केंद्रीय परिवहन तंत्र के ना होने की वजह से अब हम आ गए हैं अपने अंतिम खंड पर, धीमी और स्वतंत्र जीवन प्रक्रिया। चलिए देखते हैं कि इस अनोखे डिजाइन का पौधों के जीवन पर क्या असर पड़ता है। जरा एक बार जानवरों और पौधों की तुलना करके देखिए। जानवरों में एक सेंट्रल रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो उन्हें तेजी से भागने और तुरंत ऊर्जा पैदा करने में मदद करता है, लेकिन पौधों में एक तो किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ना होना और दूसरा उनका जिंदगी भर एक ही जगह पर टिके रहना। ये दोनों बातें मिलकर ये तय करती हैं कि पौधों में सांस लेने की गति जानवरों की तुलना में बहुत ही धीमी हो। उनका जीवन बहुत धीमा, शांत और बेहद स्थानीय होता है, जहां हर अंग सिर्फ अपना ख्याल खुद रखता है। तो अंत में मैं आपको एक बेहद गहरे और विचारणीय सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। चूंकि पौधे का हर एक हिस्सा अपने लिए खुद सांस लेता है, पत्तियों से लेकर जड़ों तक कोई भी हिस्सा किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो क्या एक विशाल पेड़ असल में एक अकेला जीव है, या फिर वो अनगिनत स्वतंत्र जीवों का एक समूह है जो बस एक साथ जुड़े हुए हैं? है ना सोचने वाली बात। प्रकृति के इस अद्भुत डिजाइन पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।